वो टीम वर्क का जो काम बताया है। अच्छा, अभी बीच से ही चालू होगा, तो इंदुबेन हम वापिस से क्वेश्चन लेंगे, नहीं तो अधूरा आ जाएगा इसमें। ओम शांति, गुड इवनिंग एवरीवन। So we will start our Zoom session and इंदुबेन ने एक क्वेश्चन किया है हमारे रिगार्डिंग 5 वाले स्वभाव और संस्कार के जो Zoom सेशन किए हैं हमने, उसके बेस पे ही उनको एक क्वेश्चन आया है कि स्वभाव के लिए, कि अगर स्वभाव जो होता है कुदरती देन है, एक शरीर के हिसाब से स्वभाव मिलता है एक आत्मा को। आत्मा जो संस्कार से लेकर आती है अपने साथ में, उसको आत्मा को कोई जेंडर नहीं होता। आत्मा के पास कोई जेंडर नहीं होता। बस जैसे ही वो शरीर धारण करती है, तो जेंडर में आने के बाद में उसके स्वभाव में बदलाव आता है। तो ये जो बदलाव, ये जो स्वभाव है, जैसे बोलते हैं ना, एक औरतों वाला स्वभाव, एक मेल वाला स्वभाव। क्यों ये बदलाव है? अगर आत्मा में कोई जेंडर नहीं है, तो ये इस बेस पर आता है कि किस तरह से तुमने शरीर को लिया है। तो सौम्यता मतलब एक मृदुल भाषा, एक स्वीट टॉक, एक सॉफ्ट स्पोकन। अगर यहीं पे एक राउडी टाइप अगर आवाज उठाती है एक औरत, तो बोल उसका तुरंत ही वो दिखने में आ जाता है, अरे ये कैसे आदमी की तरह बिहेव करती है ना। हम तुरंत वो चेंज देखते हैं। क्यों? क्योंकि एक औरत के लिए कहा गया है कि वो सॉफ्ट स्पीकिंग होती है, वो जोर से नहीं बोलती है। वो एक बहुत ही नरम दिल की बताई है, सॉफ्ट दिल की बताई है, वेरी सेंसिटिव बताई है, बहुत इमोशनल बताई है। तो इस तरह के टैग जो है एक औरत को दिए जाते हैं। और एक मेल को हार्ड बताया है ना, ही इज वेरी हार्ड। वो एक्सप्रेस नहीं करते अपने फीलिंग, अपने इमोशन, एंड वो सब स्वभाव जो है वो एक मेल को बताया हुआ है। एंड अगर आप देखेंगे हमारे माइथोलॉजी में भी अगर कहा गया है, तो एक औरत को ही नरक का द्वार भी बोला है, तो एक औरत को स्वर्ग का द्वार भी बोला गया है ना। तो एक औरत के हाथ में वो होल्ड बताया है कि एक औरत के हाथ में इतनी शक्ति है, इतनी ये है। तो एक आत्मा अगर होती तो सभी आत्माओं में वो शक्ति होनी चाहिए थी। मैं जब एक आत्मा शरीर धारण करती है एक औरत का, तब उस आत्मा में वो होल्ड बताया है। तो कहाँ होता है? वो स्वभाव में होता है। एक औरत का स्वभाव अगर मिलता है संस्कारों के साथ में, तब जाके वो स्वर्ग बनता है या नरक बनता है। एंड स्ट्रेटेजीज बनाना, प्लानिंग करना, घर के प्रति वफादार, ईमानदार, ये सारी जो होती है, एक संस्कार के साथ में एक स्वभाव का जब मिलन होता है, तब जाके वो घर मालूम पड़ता है। हाँ, इसी से लेकर रिलेटेड एक क्वेश्चन इंदुबेन का आया है। उनको कुछ डाउट है, वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं। या इंदुबेन? जी दीदी, मैंने वो बता रही हाँ। थी, जो हमारी ताई जी थी वो फीमेल बॉडी में थी, तो आपके हिसाब से तो उनका स्वभाव वैसे होना चाहिए, लेकिन हर मतलब डिपार्टमेंट में उन्हीं की चलती थी, चाहे कहीं खर्च करना है, चाहे बच्चों की शादी करनी है, चाहे किसी रिश्तेदारी में लेन देन। मैंने ताया जी बोलते भी थे तो वो उनको चुप करा देती थी कि आपको नहीं पता, आप चुप रहो। जबकि वो उनका अपना होल्ड होना चाहिए था। जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि मेरे फादर ने कोई बात कही तो मेरी मदर ने उसको कट ऑफ नहीं किया। भले वो इरिटेट भी होती थी लेकिन मान जाती थी, लेकिन वो उनके सामने बिल्कुल वो नहीं करती थी। लेकिन वो जो ताई जी थी वो अपनी ही बात मनवाती थी, चाहे वो गलत सही वो अपने हिसाब से करती थी। तो वो मुझे लगा कि जब फीमेल और मेल में वो तो अपना पार्ट कर रहे थे, ताऊ जी तो अपना पैसे वैसे कमा रहे थे, फैमिली को पाल रहे थे, तो उनका भी एक होल्ड होना चाहिए था, जो मैंने नहीं देखा। तो वो मेरे मन में क्वेश्चन उठा था कि वो फीमेल बॉडी में इतनी मतलब क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कैसे हो गई। एक्चुअली अगर फीमेल को देखा जाएंगे, तो हमने जैसे फीमेल का रूप सामने तब आता है, ये कंट्रोलिंग पावर का, या ये जब उस फैमिली पे कोई आपदा आती है, मतलब कोई डिफिकल्ट टाइम आ जाता है, और जहाँ पे असक्षम लगता है एक मेल फिगर, और उसको अब जहाँ उसको ऐसा लगता है कि अब
आगे गाड़ी को आगे बढ़ाना मुश्किल है। बहुत बार मेल फिगर्स होते हैं एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। कोई वर्ष उनकी क्या कमजोरी है वो उन्हीं को पता, कोई कमजोरी की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे वक्त में ढाल बन कर खड़ा होना या ढाल अपने हाथ में लेना या लगाम अपने हाथ में लेना, वो एक औरत का कर्तव्य बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और ये डिफिकल्ट टाइम एक औरत अपने हाथ में लेकर फिर उसको आगे चलाने का काम करती है। और उस वक्त वो होता है जब एक औरत को ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरा अगर पति के कहने से अनुसार चलूंगी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक औरत जो होती है ना, उसको ये कुदरती देन है, वो फार साइटेड है। उसको पता है कि ये कदम उठाने से आगे उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। ये कुदरती देन शरीर के साथ में मिल जाती है एक औरत को। इसके लिए वो बहुत माहिर है, उसको वो सक्षमता बोलते हैं ना, एक आदमी को अगर बल दिया है तो एक औरत को दिमाग दिया है। बल और दिमाग इनकी कंप्लीट होती है वो जोड़ी को। तो एक औरत जब अपना दिमाग चलाती है, वो स्ट्रेटेजिक प्लान करना, प्लानिंग सब अपने घर को थोड़े पैसे में ही क्यों ना हो या थोड़ी चीज में ही अच्छे से उसको निभाना, एक औरत में वो कला अपने आप उस स्वभाव से कुदरती देन से वो आ जाती है। आपने देखा होगा खुद के अपने ही अनुभव से, आप तो सब अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो जब भी कभी कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आई है तो तुम लोगों ने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया जरूर है। अचानक से अगर कोई मेहमान आ गए, तुमने अपने हस्बैंड को बोला होगा सर्टेन चीजें घर में किचन में खत्म हो गई, लाना है लाना है लाना है, और हस्बैंड ने हाँ हाँ बोल के टाल दिया और इतने में सारे मेहमान आ गए। तो उस वक्त तुमने वो कमान थाम ली है, वो लगाम थाम ली है, और घर की इज्जत बचाने के लिए तुमने इस तरह से वो स्ट्रेटेजीज बनाई होगी, इस तरह प्लानिंग की होगी कि घर की इज्जत भी बच जाए और उसी वक्त में तुम्हें महसूस हो कि भाई हमको ये डिपेंडेंट नहीं रहना है हस्बैंड पे। अपने काम ऐसे वक्त में हमको करना ही पड़ेगा। और ऐसी जब सिचुएशन आती है तो एक औरत अपने हाथ में वो कमान लेती है और कहीं ना कहीं वो डोमिनेटिंग नजर आती है उस वक्त। ये हो जाता है स्वभाव, कुदरती ताकत। ठीक है, तो सेम ये वाला जो टीम वर्क होता है या ये जो स्ट्रेटेजीज एंड प्लानिंग होती है, अगर आप देखोगे मैंने कंपेयर किया था, वो टीम के साथ में जो काम करते हैं, जैसे फॉक्स है, वुल्फ है, हाइनाज है, ये सारे जो है वो टीम वर्क के साथ में काम करते हैं। बिकॉज उस स्कैवेंजर्स है ना, जो मेल फिगर है ना, वो लेफ्ट ओवर ढूंढने में लगे रहते हैं, हंट किए हुए। ये जो वो लेफ्ट ओवर्स नहीं मिलता है इसके क्या बोलते हैं, लायन टाइगर से, जो प्रे क्या बोलते हैं, एनिमल्स, एनिमल्स का लेफ्ट ओवर नहीं, जानवरों का बचा हुआ नहीं मिलता है हार्ड मांस खाने को, तब जाके फिर फीमेल आगे आती है, क्योंकि उसके पूरे परिवार को उसको संभालना है। अगर मेल खाली हाथ लौट आया है घर पे, कोई भी हड्डी ये नहीं लाया है, मरा हुआ जानवर नहीं ला पाया है या नहीं ये किया, तब जाके फिर फीमेल फॉक्स हो या फीमेल हाइना हो या फीमेल वुल्फ हो, वो ये टीम वर्क के लिए इसमें उतर आती है फील्ड पे, और वो एक ऐसे जानवर को घेरा लेती है एंड सभी को तुरंत फटाफट वो सिग्नल भेजती है कि किस तरह उस जानवर को पकड़ना है और मार गिराना है। वो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग उस वक्त वो एक फीमेल फॉक्स या फीमेल हाइना या फीमेल वुल्फ करती है, या फीमेल वाइल्ड डॉग होते हैं, ये सारे टीम वर्क में करते हैं। एंड फिर वो पूरे उसके फैमिली मिलकर पेट भरती है। सेम वो वाली ही कहीं ना कहीं वो वाला नेचर एक ह्यूमन बीइंग को कुदरत ने एज ए देन दिया हुआ है, और वो वाला जो नेचर है वो किसमें ज्यादातर दिया गया है, वो है एक फीमेल बॉडी में। जो फीमेल बॉडी जो आत्मा धारण करती है, उसको वो स्ट्रेटेजी प्लानिंग का एक गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे वक्त में तुम्हें लगता है कि ये घर वुमेन डोमिनेटेड है, मतलब फीमेल डोमिनेटेड है,
और कभी लगता है मेल डोमिनेटेड है। ये हम देखते हैं बहुत बार, और आजकल के जमाने में हम ये देखते हैं कि अभी मेल डोमिनेशन चल रहा है। ये मेल डोमिनेशन चल रहा है ये कलयुग के वक्त में, इसलिए वो, क्योंकि वो वापस अगर हम जाएंगे तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे अपने ट्रैक से। मैं एक शॉर्ट में बोलती हूँ, ये कर्मा के हिसाब से होता है, बिकॉज ऑफ कर्मा सब एवरेजली बहुत सारी जगह पे सेम कर्मा होने की वजह से, हाँ, फीमेल का ओहदा जब फीमेल ने खुद ही नीचे डिग्रेड करके आ जाती है, तब उस घर में तुमको मेल डोमिनेशन दिखाई देगा। हाँ, जहाँ पे फीमेल के कर्मास गलत हुए हैं सबसे ज्यादा, वहाँ पे मेल डोमिनेशन चलेगा। नहीं तो कुदरत ने दोनों को इक्वल राइट दे के रखे हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस दे के रखा है। कभी फीमेल का डोमिनेशन चला तो मेल के कर्मास बहुत गलत गए हुए हैं, इसलिए फीमेल का डोमिनेशन चलता है, या कहीं पे मेल का डोमिनेशन चलता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द कर्मास, जो हम आगे लेने वाले हैं कि स्वभाव और संस्था मिलके किस तरह हमारे कर्म बनते हैं और हम किस जन्म में कैसे हम रोल निभाने वाले हैं, वो डिपेंड करता है ड्यू टू स्वभाव, स्वभाव की वजह से। ठीक है, होप इंदुबेन आपको मिल गया हो उसका आंसर। जी दीदी। कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड? अगर नहीं, क्लियर आपने नहीं कहा है ना कर्मों के हिसाब से होता है, तो फिर उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता वो, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति काफी समझ में आ चुकी है कि जो करना है वो वापस आना ही आना है, तो फिर उसमें तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। तो आपने जैसे कहा ना वो कर्मों के हिसाब से होता है, तो फिर वहीं फुल स्टॉप लग गया। थैंक यू। तो अगर आप देखेंगे कुदरत ने किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया है, कोई भी जेंडर के साथ भी। हाँ? कुदरत ने हर एक को, इसके लिए बोलते हैं ना, कुदरत का जो हिसाब किताब है ना, वो सबके लिए समान है। वो किसी को भी बख्शता नहीं है गलती पे, और किसी को भी बायस होता नहीं है कि ये उसका प्यारा है या ये उसको ज्यादा काम आया है कुदरत को तो वो उसको ज्यादा देन देगा, ऐसा नहीं है। हर एक को समान रखा है, और बाद में उसने इस तरह की अपनी प्लानिंग की है कुदरत ने कि जैसे वो लॉज बने हुए हैं। हमने लॉज के बारे में पहले भी डिस्कस किया है, अगर किसी को वक्त मिला, बनाया है लिस्ट तो बता दीजिए, नहीं तो फिर जैसे याद आते मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहले लॉ जो कुदरत का बनाया हुआ है, लॉ ऑफ कर्मा। उसका सिंपल है ये लॉ, और हर एक के लिए लागू है, हर एक लिविंग बीइंग जिसमें आत्मा है और जो लेन देन में आता है, और हर एक लिविंग बीइंग लेन देन में आता है, जो जिसमें आत्मा है, लिविंग बीइंग है ना जिसमें आत्मा है, और वो लेन देन में आती है, और लेन देन में आने की वजह से कहीं ना कहीं वो कर्मा फिलोसॉफी में इसमें आती है, और उसके साथ में वो लॉ लागू होता है, और वो लॉ है जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये किसी के भी लिए बदलता नहीं, ये बेसिक तुम हमेशा याद रखो। कोई भी कुछ भी कितनी भी कंप्लेन करेगी, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, कुदरत की वजह से हुआ, भगवान की वजह से हुआ, हम हमेशा ये तोहमत दूसरों पे लगाते हैं। एक्चुअल में गलती हमारी होती है, पुण्य कर्म भी मेरा और पाप कर्म भी मेरा। ना परमात्मा उसका श्रेय लेता है, ना कुदरत उसका श्रेय लेती है। वो बोलते हैं तुम्हारा ही किया तुम्हें मिल रहा है, बस। वो पिक्चर में कब आते हैं परमात्मा या कुदरत? वो तब आते हैं जब तुम्हें कब देना है तुम्हारे कर्मों का फल और किस तरह से देना है। टाइम एंड वजह, कब होना है, ये कुदरत तय करती है, वक्त तय करता है, और तुम्हारे कर्म तय करते हैं। तुम्हारा पुण्य का कर्म ज्यादा भारी है या पाप का कर्म ज्यादा भारी है, ये हिसाब किताब कुदरत लगाती है, और कब देना है ये वक्त तय करता है। ठीक है, ये है नियम इस कुदरत का, इस धरती का। ठीक है, इस 5 एलिमेंट से बने इस दुनिया का। इसीलिए ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ड्रामा यहीं पे होता है। आत्माएं ऊपर से आती है,
अगर ये तुम लोगों को क्लियर हो जाए ना, तुम्हारे लिए फटाफट ये ज्ञान जल्दी क्लियर हो सकता है। एक आत्मा अलग है और ये ड्रामा अलग है। ड्रामा यहाँ पर बना है और ड्रामा शरीर से रिलेटेड है। ठीक है, यह राजीव बहन। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे हाँ जी। कहते हैं कि जैसे शुरू में जिसने बहुत काम किया है अपनी जवानी में, तो उसे बुढ़ापे में आराम मिलता है ना। और यदि उसने जवानी में आराम किया तो उसे बुढ़ापे में काम करना पड़ता है। ये सच है? ये सच है दीदी? नहीं नहीं। नहीं, कर्म के ऊपर है। कोई का तो पूरा जन्म ही आराम से कटता है, वो पूरे उस जन्म में नहीं, पूरे जन्म में कभी कोई काम ही नहीं करता, बचपन से ही। उसको बोलते हैं ना गोल्डन स्पून इन माउथ। अच्छा। सोने के चम्मच लेकर ही जन्मा है, तो वो राजा के घर में जन्मा है। वो अगर पूरे जन्म भी नहीं काम करे तो भी आराम से रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो पहले जन्म में इतनी कमाई कर कर आया है, तो वो एक जन्म पूरा क्या, आगे की 7 पीढ़ियां बोलते हैं ना हम, 7 जन्म वो आराम से जी सकता है। बहुत बार हम बोलते हैं 7 पीढ़ियां आराम से जिएंगे, इतना कमाया हुआ है। तो वो आत्मा वहीं पे वापस जन्म लेके आराम से जी सकती है। तो ये नहीं बोल सकते कि जो जवानी में कमाया है तो बुढ़ापा उसका अच्छा जाएगा। जवानी में किस तरह से कमाया है वो भी बहुत मायने रखता है। कि जवानी में ठगी से, चोरी से, ब्राइब लेकर तुमने अपने तिजोरियां भरी है, तो बुढ़ापा तुम्हारा कैसे हो सकता है, सोच लो। सही है ना राजीव भाई? जी दीदी, मैं इसलिए पूछ रही थी कि मैंने जैसे जवानी में तो बहुत काम किया, एक सेकंड नहीं बैठते थे, और अब मतलब काम कर नहीं पाती। जैसे मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने जानबूझ के ऐसा किया है कि जैसे ये काम ना करे। कभी पीठ में दर्द, कभी बाह में कुछ गड़बड़। तो फिर ये मैं सोचा कि ऐसा तो नहीं कि बहुत काम किया तो इसलिए फिर आराम में बैठना अच्छा तो नहीं लगता है, बैठे बैठे भी करते रहते हैं, पर फिर भी मैंने सोचा ऐसा तो नहीं कहीं। थैंक यू दीदी, समझ में आ गया। इसके लिए बाबा मुरली में एक पॉइंट बोलता है, अगर किसी को वो टच हुआ हो पॉइंट, है बाबा बोलता है कच्चा फल मत खाओ। कच्चा फल मत खाओ का मतलब क्या है? इस पॉइंट से रिलेटेड है, कोई अगर समझा पाए इस पॉइंट को। हाँ, वो जो कच्चा फल बने होता है जो जल्दी खा लेने वाला होता है ना। नहीं दीदी, बाबा ने मुझे वो मुरली याद है। तो उसमें ना ये बड़ा आपने जो पॉइंट का वही कहा था, उसका मीनिंग ये है कि अभी जो हम कर्म करते हैं हम उसका इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, या तो हम ये चाहते हैं कि अभी जो हमने पुण्य किया है वो अभी हमारे वर्तमान की विघ्न दूर कर दे। तो बाबा ये कहते हैं कि तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने वो जमा करके रखा है, अभी तुम खाओगे तो वो कच्चा फल हो जाएगा। यस, वेरी नाइस विक्रांत है। बाबा बहुत बार हमें ये ताकीद करता है। अभी बाबा की मुरली तो 80 साल की उम्र की आत्मा भी सुन रही है और 2 साल की आत्मा या 4 साल 5 साल की आत्मा भी सुन रही है। तो बाबा तो सभी को बोलता है, हर उम्र वाली आत्मा को बोल रहा है कि कच्चा फल मत खाओ। कहने का मतलब क्या है? वो यही है, जैसे विक्रांत भाई ने बताया कि हम पुण्य कर्म करते हैं ना, तो हमने ये सोचते हैं कि भाई हमने तो जवानी में जब हम कमा रहे थे तो हमने इतना दान किया, तो अभी बुढ़ापे में भी क्या हमको कमाना ही है क्या? तब जाके बाबा बोलता है तुमने जो जवानी में कमाया है ना, तो बुढ़ापे में बैठ के मत खाओ। जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं, आखिरी सांस तक तुम काम करो। क्यों? क्योंकि ये कमाई तुम्हें अगले जन्म में, जब तुम छोटे से बड़े होते रहोगे ना, उस वक्त वो काम आएगी। जब तुम बच्चे हो, कमाने लायक नहीं हो, तो ऐसे वक्त में ये कमाई काम आएगी। तुम उसको बुढ़ापे में यूज कर मत लो, नहीं तो क्या होगा, तुमने जवानी में कमाया, बुढ़ापे में खाया, अगले जन्म में क्या बचाया? जवानी में कमाया, बुढ़ापे में खाया, अगले जन्म में क्या बचाया? जब तुम बच्चे हो तब कोई काम ना आए। हाँ, समझ गए दीदी, थैंक यू। ओके, ठीक है, यस। तो ये है वो कर्म का राज। तो ये बाबा मुरली में बोलता है कच्चा फल मत खाओ। बाबा का कहने का मतलब यही है, जब तक तुम काम कर सकते हो, जब तक तुम्हारा शरीर तुम्हें साथ देता है, भले ही दर्द करता हो, तो प्रकृति जीत बनो। प्रकृति जीत बनना मतलब शरीर की व्यथा जो होती है वो होती ही रहेगी,
शरीर तो बूढ़ा होगा ही मगर एक आत्मा बूढ़ी नहीं होती। अगर आत्मा बूढ़ी नहीं होती तो उसकी शक्तियां बूढ़ी नहीं होती, उसके गुण बूढ़े नहीं होते, है ना। तो शक्तियां, हाँ, तुम्हारा एनर्जी का स्रोत है। स्रोत मतलब रास्ता है। शक्तियां ही तुम्हारे अंदर वो एनर्जी बनाता है, ध्यान रखना है। तो शरीर तो बुढ़ा होगा, वो अपनी तकलीफें देगा ही, बुढ़ापे में बुढ़ापा ही दिखाएगा, मगर उस पे जीत पाना तुम्हारा काम है। इसके लिए बाबा एक 80 साल की उम्र को भी या 90 साल की उम्र को भी बोलता है प्रकृति जीत बनो। हमारी बहुत बड़ी है, हमारी जया माता जो है ना, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। मैं हमेशा उसको मेरा इंस्पिरेशन समझती हूँ। जया माता हमारी 93, 94 इयर्स, अभी तो 95 शायद चालू हुआ हो गया उनका, मार्च में चालू हो जाएगा। तो सोचो कि 95 की उम्र में भी बाबा उसको बोलता है प्रकृति जीत बनो। अभी भी अगर तुम अपना काम कर सकते हो तो करो। वो इसीलिए क्योंकि ये जो जमा है अगले जन्म के लिए कुदरत वक्त और टाइम तुम्हें देगा। तो जो जन्म तुम लोगे हो सकता है गोल्डन स्पून इन माउथ के साथ में जन्म लोगे, क्योंकि तुम इतना कमा के अगले जन्म के लिए जा रहे हो। तो तुम्हारा जो बचपन है बहुत अच्छे से गुजरे। बाद में जैसे ही तुम जवान हो जाओ कमाना शुरू कर दो फिर से। ये वही कहावत है, कच्चा फल मत खाओ, ठीक है। यस।